पिछले भाग में हमने देखा कि शुभम राज आचार्य सर ने इशिता और अनीश को मीटिंग में लेट आने के लिए उन दोनों पर गुस्सा करते हैं और उन्हें सख्त हिदायत दे आगे से ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। अब आगे इतनी देर तक मीटिंग चलने के बाद अब सौरभ अपने रोमांटिक अंदाज में लीजा के लिए शायरी बोलने लगता है। तेरे इन सुंदर नैनों में खो जाना चाहता हूँ, आज तुझे अपने संग ले उड़ जाना चाहता हूँ, तोड़ के सारे इन बंधनों को तुझे गले लगा लूँ, दिन रात सिर्फ तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। इस तरह सौरभ का शायराना अंदाज देख मिनाली सौरभ से कहती है, वाह शायर साहब, लीजा से शादी के बाद तो अब तुम शायर भी बन गए। क्या शायरी कही है आपने। शायर के साथ साथ सौरभ एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। सौरभ ने हनीमून पर मेरे लिए बहुत खूबसूरत गाना भी गाया था। तभी मुझे भी पता चला कि सौरभ इतना अच्छा गाते हैं, वरना मुझे भी कहाँ पता था, कहते हुए लीजा हंसने लगी। तभी सौरभ कहने लगता, अरे नहीं मिनाली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कोई शायरी वायरी नहीं आती। मैं तो जब भी लीजा को मेरे सामने देखता हूँ तो अपने आप शायरी बोलने लगता हूँ। लीजा के प्यार ने मुझे शायर बनने पर मजबूर कर दिया। वैसे मिनाली, तुम्हें हम पति पत्नी की बात सुनने को किसने कहा। अब इतनी जोर जोर से शायरी बोलेंगे तब तो मैं क्या कोई भी सुन लेगा। कहते हुए मुस्कुराकर वे तीनों अपने काम की ओर चले गए। लीजा और मिनाली को न जाने क्यों रह रहकर चाय की भाप में किसी आकृति का दिखना, परावर्तित किरणों की चर्चा, कैमरे से सौरभ का फोटो लेना और अचानक बीमार होना, फिर उस कैमरे को शुभम राज आचार्य सर द्वारा लीजा के हाथ से छीन उस झरने के पानी में फेंकना, देखते ही देखते तेज विस्फोट के साथ कैमरे का नष्ट होना, सौरभ का अचानक ठीक हो जाना, सब कुछ अब तक एक अधूरी कहानी सा लगता है। कुछ तो ऐसा है जो सबकी नज़रों से ओझल है। लीजा और मिनाली को चिंता इस बात की हुई थी कि आखिर क्यों वे जिस जगह खोज के लिए गए हैं वहां कोई भी ग्रामीण नहीं जाता। इतनी मजदूरी देने के पश्चात भी कोई ग्रामीण उस जगह खुदाई तो छोड़ो जाने को भी तैयार नहीं। फिर आज सुबह में शुभम राज आचार्य सर जी एक नया फरमान कि उस जगह से निकली हुई किसी भी सामग्री को, यहाँ तक कि उसकी धूल की जांच भी वहीं पर बनाई गई अस्थायी लैब में ही करने की अनुमति थी। मतलब साफ था, शुभम राज आचार्य सर विषय की गंभीरता को जानते थे। फिर क्यों उन्होंने सबको अंधेरे में रखा। फिर हमारे आने से पहले ही यहाँ चुनिंदा स्टाफ नियुक्त किया जा चुके थे और उनके अलावा किसी और को कैंप के बाहर सांझ ढलने के बाद और सुबह 7 से पहले जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर क्यों, ये भी क्यों। फिर यह रसोइया आखिर क्यों बार बार ऐसे शब्द दोहराता है जिसमें वह खासकर आग और पानी के मिलन को रोकने की बात कहता है। हो ना हो इसका कोई ना कोई विशेष महत्व जरूर होगा, वरना यूं ही कोई ऐसी बातें नहीं करता। यही सोचकर लीजा और मिनाली दोनों ने सबसे आसानी से जानकारी प्राप्त होने वाली रसोइया के पास जाना ही ऊंची समझा। वे दोनों दबे पांव रसोई की ओर चल दिए। रसोइया किसी अलग ही भाषा में किसी विशेष गाने को गा रहा था, लेकिन तब भी उसका मतलब भाषा के ज्ञान के अभाव में भी समझा जा सकता था, क्योंकि रसोइया अभिव्यक्त के साथ गा रहा था और रह रहकर फिर वो अपना पुराना वही अलापने लगा। बर्तन ढाक कर खाना बनाओ, आग पानी मिलन न दर्शाओ, वरना मिटते न लगेगी देर, देखो कहीं जाग ना जाए सोता शेर। लेकिन जैसे ही वह रसोइया ने लीजा और मिनाली को देखा वो शांत हो गया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।